नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दोपहर के 3 बज चुके हैं और इसके बाद आपको बता दें कि अभी तक 7वें चरण में कहां-कहां कितनी वोटिंग हुई है। तो 3 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत तक वोट हुए हैं, वोट डाले गए हैं, ये आपको बता देते हैं हम। 46.40% तक वोटिंग हुई है। आजमगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 45.28% वोटिंग। भदोही में दोपहर 3 बजे तक 47.49% वोटिंग। चंदौली में दोपहर 3 बजे तक 50% तक वोटिंग। गाजीपुर में दोपहर 3 बजे तक 46.28% वोटिंग। जौनपुर में दोपहर 3 बजे तक 47.14% वोटिंग। मऊ में दोपहर 3 बजे तक 46.88% वोटिंग। मिर्जापुर में दोपहर 3 बजे तक 44.64% वोटिंग। सोनभद्र में दोपहर 3 बजे तक 49.84% वोटिंग। वाराणसी में दोपहर 3 बजे तक 43.76% वोटिंग हुई है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 7वां चरण है, आखिरी चरण है। आखिरी चरण में कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटर कर रहे हैं। कुल मिला के 613 प्रत्याशी मैदान में हैं और आपको बता दें कि इस फेज में कई ऐसी सीटें हैं जहां लड़ाई सिर्फ हार जीत के आगे है। ये सीटें चुनाव की नई परिभाषाएं तय करेंगी। इस फेज में धनंजय सिंह के बाहुबल की तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी के बुलडोजर की परीक्षा है। यही नहीं, खुद को अपनी जातियों के रहनुमा कहने वाले ओम प्रकाश राजभर का भी इम्तिहान है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीटें इस फेज में सबसे महत्वपूर्ण है। मऊ में बाहुबली की विरासत क्या बेटा बचा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मऊ सदर से 1996 से 2017 तक बाहुबली मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और इस बार उनका बेटा अब्बास अंसारी सपा बसपा गठबंधन से चुनावी मैदान में है। वाराणसी दक्षिण की बात करें तो वाराणसी दक्षिण की सीट में काशी विश्वनाथ धाम है। इस सीट पर 32 साल से भाजपा का कब्जा है और भाजपा के टिकट पर मौजूदा विधायक और मंत्री नीलकंठ तिवारी को उतारा गया है। तो ये वो बड़ी सीटें हैं, वीवीआईपी सीटें हैं जहां से उन विधायकों को उतारा गया है जो लगातार चुनावी मैदान में पिछले चुनाव में भी बने रहे हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि आखिर इन विधायकों को क्या उतना ही प्यार मिलेगा जितना पहले चुनाव में मिलता रहा है। हमारे साथ प्रदीप पांडे मऊ से जुड़ गए हमारे संवाददाता, एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से, हमारे संवाददाता कृतिका भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं जौनपुर से, आसिफ अंसारी गाजीपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एसके वाजपेयी, आजमगढ़ में कांटे की टक्कर। आजमगढ़ में एक तरफ जहां अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच समझकर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। समीकरणों के हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है पार्टियों के सामने। बिल्कुल, अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी है कि अखिलेश यादव यहां से सांसद हैं। इसके पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रह चुके हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, मतलब जब कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो प्रति खड़ा हुआ वो जीता, 336 सीटों जो बीजेपी और उसके गठबंधन थे उसके साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस दौरान भी 5 सीटें आजमगढ़ में जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि 4 सीटें बीएसपी के पास थी और एक सीट बीजेपी के पास थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कठिन जरूर है क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और जिस तरीके से अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, लगातार उनका यहां जुड़ाव रहा है, तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले यहां रैली की थी, एक संदेश देने की कोशिश की थी। आज चूंकि मतदान चल रहा है, मतदान प्रतिशत भी अच्छा जा रहा है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आजमगढ़ के लोगों ने मतदान किया है। हालांकि यहां 10 विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं नजर सबकी आजमगढ़ पर है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 10 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी है। तो बीजेपी जहां ताकत लगा रही, वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही। हालांकि एक सीट अगर हम बात करें
वो बीजेपी की बात थी, जो कि यहां के बड़े नेता रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव विधायक हैं। और इस बार अगर हम देखेंगे तो इस बार वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और रमाकांत खुद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी और बीजेपी साथ ही साथ समाजवादी पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई में है। तो ये वो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि अगर हम आजमगढ़ की बात करेंगे तो इन 10 सीटों पर चल रहे हैं और बाकी की जो 6 सीटें हैं सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है। अब देखना यह है कि जनता वोट कर रही है, क्या परिणाम होगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यह जरूर महत्वपूर्ण है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो लगातार ठीक है। एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है एसके वाजपेयी, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी। कृतिका भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी है। कृतिका, जौनपुर में मल्हनी से जहां लकी यादव चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह को भी हम देख रहे हैं। अब धनंजय सिंह काफी चर्चा में रहे चुनाव से पहले ही। यहां पर कैसे समीकरण बनेंगे? यादव बाहुल इलाका है मल्हनी, और यहां पर भी अगर हम देखें तो एक तरफ धनंजय सिंह पूरा जोर लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ लकी यादव, क्योंकि उनके पिता लंबे समय से इस सीट पर बने रहे। उपचुनाव हुए तो लकी यादव को चुना गया, लकी यादव जीते। क्या यही प्यार मिलेगा वापस लकी यादव को? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से जो आपने सवाल किया, सेम यही सवाल मैंने जब लकी यादव से बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने भी जवाब दिया था इस सवाल का। उन्होंने कहा था कि जो प्यार, जो मेहनत उनके पिताजी ने की है जनता के बीच में, जो सेवा उनके पिताजी पारसनाथ यादव जी ने की है, वही सेवा वो भी कर रहे हैं और जनता का उतना ही प्यार लकी यादव को भी मिल रहा है। हालांकि जब उनसे धनंजय सिंह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि ये कौन है, हम तो नहीं जानते, हो सकता है कोई प्रत्याशी हो, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन होगा ये लोग, बाकी लोग डिसाइड कर ले। तो अपनी जीत का दावा एक बार फिर से लकी यादव करते हुए नजर आए थे। मल्हनी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 ही जगह पर वो गए, एक अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र और दूसरे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि पारसनाथ यादव जी मुलायम सिंह के काफी करीबी रहे थे, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। तो ऐसे में उस सीट पर जाना भी काफी खास, काफी अहम था और सीधे तौर पर वोटर को लुभाने के लिए भी कोशिश कहीं ना कहीं की गई। तो लकी यादव की तरफ से तो सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि जनता ने जितना प्यार उनके पिताजी पारसनाथ यादव जी को दिया, उतना ही प्यार जनता उनको भी। मुलायम सिंह यादव का इधर पहुंचना ये दिखाने का मतलब था कि पारसनाथ यादव के जो बेहद ही करीबी रहे हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दोनों में उठना बैठना होता था, वो बातचीत भी करते थे। तो कोई ये ना समझे कि अगर पारसनाथ यादव नहीं है तो लकी यादव वैसा नहीं कर पाएंगे। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। जनता के सामने ये प्रभाव छोड़ने की जो एक कोशिश है वो की गई मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पहुंचे। कृतिका, बिल्कुल अंशिका, यही कोशिश थी कि पारसनाथ यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, 2019 में उनका निधन हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी वहां से हट गई है या लकी यादव उतने मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी पारसनाथ यादव ने की। तो यही मैसेज देने की कोशिश मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं सीधे तौर पर करते हुए नजर आई, क्योंकि पारसनाथ यादव लगातार वहां से सांसद रहे, विधायक रहे। तो ऐसे में जनता पर एक अच्छी खासी पकड़ और साथ ही समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मल्हनी विधानसभा सीट को कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर एक छाप छोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि अगर 2019 के उपचुनावों पर नजर डालें तो उस वक्त भी लकी यादव वहां से जीते थे, उतना ही प्यार उन्हें मिला था। और एक बार फिर से लकी यादव ये दावा किया कि जो प्यार 2019 में उन्हें मिला, उससे ज्यादा प्यार इस बार 2022 में मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें देने वाली है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हैं मऊ से, हमारे संवाददाता। प्रदीप, मऊ में अगर हम देखें तो दारा सिंह चौहान यहां पर चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में थे, इस बार समाजवादी पार्टी में। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सही है कि अगर दारा सिंह चौहान के साथ एक वोटर माना जाता है, क्योंकि मऊ में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं कुछ परसेंट हावी होते दिखते हैं। तो हमेशा सपा घोषित सीट पर बराबरी करती रही है, भाजपा से कभी हारती रही है तो कभी भाजपा से जीतती रही है, तो कभी बसपा से हारती रही है। तो ये चीजें, ये जो फार्मूले हैं वे लागू किया गया कि मधुबन से जब कभी भी बीजेपी नहीं जीती थी तब दारा सिंह चौहान को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, और वही इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने इस्तेमाल करके अब घोसी से उतारा है। तो निश्चित ये साफ दिख रहा है कि कड़ी टक्कर देते हुए सपा उम्मीदवार दारा जीत के तरफ मुख बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो वही हमारे साथ हमारे संवाददाता आशिफ भी जुड़े हैं गाजीपुर से। गाजीपुर की
बताया जा रहा है जहूराबाद सीट से राजभर जी मैदान में है, ओम प्रकाश राजभर आसिफ। और ऐसे में पिछले साल अगर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़े थे, मतलब उनके साथी थे, गठबंधन में थे। और इस बार वो नहीं है, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर को बहुत पसंद किया जाता है, उनको माना जाता है। क्या इस बार लगता है कि नतीजों में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा? बिल्कुल मैम, मैं आपको बता दूं, गाजीपुर में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 28.5 लाख वोटर है, जो कि आज मतदाता 46% हुआ है। और देखा जाए तो सदर का सीट जय किशन साहू और संगीता बलवंत हाल ही में उनको सहकारिता का मंत्री पद का दर्जा प्राप्त हुआ था। और सबसे हार्ड सीट देखा जाए तो जौहराबाद और मोहम्मदाबाद, कि जौहराबाद में ओम प्रकाश राजभर है और कालीचरण राजभर और सदा फातिमा है। वहाँ जौहराबाद में कांटे की लड़ाई है। लगभग 2 से या 3 हजार के बीच में जीत की हासिल जो भी पार्टी करेगी, 2 से 30 हजार तक पार्टी जीत की हासिल करेगी। और वही बात मोहम्मदाबाद की है तो मोहम्मदाबाद में भी भाजपा से अलका राय है और सपा से गठबंधन प्रत्याशी से शोएब अंसारी है, जो कि वहां भी हम लोग बैठे थे फाटक पे, बाहुबली मुख्तार अंसारी के, तो फाटक पे अफजाल अंसारी थे, उनसे बातचीत किया गया तो बता रहे हैं कि यहाँ का माहौल ठीक ठाक है और यहाँ जो है कांटे की लड़ाई है सपा और भाजपा में। इस बार देखिए राजभर की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि उन्होंने एक तो अपने साथी को बदल दिया और वो खुद चुनावी मैदान में है। ऐसे में जो नतीजे सामने आएंगे वो ये बताएंगे कि उनका ये जो फैसला है वो सही था या गलत था। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जौहराबाद सीट से जो है प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर, वो काफी लोगों में बहुत ही नाराजगी दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि 5 साल में जौहराबाद दिखाई नहीं दिए ओम प्रकाश राजभर, फिर क्यों आए हैं। यहाँ तक कि कल उनसे कुछ झगड़ा भी हो गया, झड़प भी हो गया प्रत्याशियों के बीच में, पर वहां से ओम प्रकाश राजभर निकल चुके थे। और देखा जाए तो सबसे मुद्दा ये है कि जनता खाली सिर्फ मुलायम सिंह को वोट देने के मतलब देखकर वोट किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एसके वाजपेयी भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में हमने देखा कि चुनाव के पहले अमित शाह और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे आजमगढ़ में। वो ये चाह रहे थे कि सारी चीजें गिना दे जनता को, ताकि जनता ये चीज अपने दिमाग में रखे जब वो वोट डालने जाए। हालांकि इस प्रचार प्रसार का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में। आप बिल्कुल, अगर हम देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी फहरिस्त है, उनके पास स्टार प्रचारकों की, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या उसके अलावा जो बाकी के केंद्रीय नेता हैं, लगातार प्रचार करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हम आजमगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार कर चुके हैं, उसके अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कई रैलियां कर चुके हैं। हालांकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बने तो अखिलेश यादव खुद आए थे यहाँ पर, बड़े पैमाने पर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर रैलियां करी थी। अभी जो 2 दिन पहले उनकी रैली हुई थी फूलपुर पवई इलाके में, उसके अलावा जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को भी उन्होंने यहीं पर शामिल कराया था। तो लगातार एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से की गई थी, और उसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि सीधे तौर पर अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो लगातार जितनी भी सीटें हैं समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही, और अगर उसकी लड़ाई है किसी से तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना यह है कि बीजेपी को कितना फायदा यहां पर मिलता है। हालांकि अखिलेश यादव ने कई संदेश देने की कोशिश की, जो यहां के मुद्दे हैं, जैसा कि हमने मतदाताओं से बात की कि रोजगार एक कॉमन मुद्दा है, चाहे आप आजमगढ़ या किसी दूसरे जिले में जाते हैं तो रोजगार के पैमाने मामले पर लगातार मतदाता कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर वो वोट कर रहे हैं। अब कितना रोजगार सृजित होगा या क्या आने वाली सरकार करेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन बावजूद इसके इस मुद्दे पर वोट हो रहा है। उसके अलावा अगर हम शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, ये भी वो मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर सड़कें हैं, खासतौर पर जो विधानसभा क्षेत्र से जो ग्रामीण इलाकों को जाती हैं, वो भी एक यहाँ पर मुद्दा है। तो ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको उठाने की कोशिश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की, बीजेपी ने भी ये बताने की कोशिश की। गृह मंत्री ने अपनी रैली अगर हम कहें तो शुरुआत आजमगढ़ से की थी, और एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने काम किया है, और अगर सरकार बनती है तो वो आगे क्या करने वाले हैं। हालांकि
हालांकि अपना अपना मैनिफेस्टो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जारी किया है। अब इसका कितना लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है, कितना लोग इस चीज को समझ पाते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको वोट करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी 3 दिन का वक्त है और 3 दिन बाद ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम आजमगढ़ में देखेंगे तो फिलहाल मतदान प्रतिशत अच्छा चल रहा है, लोग लगातार आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हो या फिर जो भी यहां पर युवा वोटर्स हैं, लगातार वोट डाल रहे हैं। जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं वो वोट कर रहे हैं। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो शांतिपूर्ण मतदान रहा है, कहीं भी कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है। तो निश्चित है कि उम्मीद है आने वाले जो करीब 1.25 घंटे बचे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होंगे और उसके बाद जो लोग लाइन में लगे रहेंगे वही वोट दे पाएंगे। तो कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है, हर जगह जो आदर्श बूथ बनाए हैं वहां पर लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें आयोग की तरफ से भी की गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी पूरे सतर्कता बरती जा रही है। लगातार जो प्रेक्षक हैं या फिर जो ऑब्जर्वर हैं उनकी गाड़ियां लगातार कहीं ना कहीं जा रही हैं एक बूथ से दूसरे बूथ पर और देख रहे हैं कि सारी चीजें सामान्य तौर पर चल रही हैं। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं चौकसी का भी एक फायदा मिल रहा है कि लोगों में विश्वास है कि कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिस वजह से लोग भी बड़े पैमाने पर निकलकर वोट कर रहे हैं। हालांकि ये वोट किसको जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए हमको 10 तारीख का इंतजार करना होगा। अब देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जैसा लोगों से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधनों के बीच है। अब किसको कितना फायदा मिलेगा यह देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम आजमगढ़ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सपा ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि कहीं समाजवादी पार्टी लगातार आजमगढ़ से जुड़ी रही, चाहे वो अखिलेश यादव हो या उनके पिता मुलायम सिंह हो या फिर अब हम 2017 में देखेंगे तो 5 सीटें जब बीजेपी की लहर थी उस दौरान भी समाजवादी पार्टी ने यहां से जीती थी और हालांकि 49 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी जिसमें से 5 आजमगढ़ से थी। तो ये कई महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिससे कहा जा सकता है कि लोग जो निकल रहे हैं। और अगर हम आजमगढ़ सदर सीट की बात करेंगे तो दुर्गा प्रसाद यादव जो कि यहां लगातार 8 बार से विधायक है, अलग अलग उन्होंने 6 अलग अलग मंत्रियों का चार्ज संभाला, अलग अलग विभागों में रहे, तो कहीं ना कहीं वो लगातार मैदान में है और इस बार भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता है और संभवतः वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना यह है कि जनता किसको सपोर्ट करती है और किसको वोट करती है और उसका परिणाम जब 10 तारीख को आएगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर जनता ने किसको सपोर्ट किया और किसको वोट किया। जी बिल्कुल, कृतिका भी हमारे साथ जुड़ी हैं। कृतिका, जौनपुर की अगर हम बात करें तो वैसे कहा जाता है कि किसी भी विधानसभा सीट में जो सदर सीट होती है उसकी हवा आसपास की सीटों पर जरूर पड़ती है, लेकिन जौनपुर इस मामले में अलग है। जौनपुर में अगर हम देखें तो जौनपुर सदर से बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी 2017 में, लेकिन बाकी के जो सीट्स हैं उन पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा जो प्रदर्शन है वो हमने देखा। तो इस बार एक तरफ जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, कांटे की टक्कर है, तो बीएसपी भी इधर जौनपुर में पीछे नहीं है। बीएसपी भी इस बार काफी एक्टिव है। देखिए अंशिका, 2017 में जौनपुर 9 में से 4 गई भारतीय जनता पार्टी के पाले में, 3 गई समाजवादी पार्टी के पाले में, 1 अपना दल और 1 गई बहुजन समाज पार्टी के कब्जे पर। तो ऐसे में जौनपुर सदर सीट काफी खास, काफी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वहां की जनता बेहद ही दिलचस्प है, हर बार विधायक को बदलती है, लेकिन इस बार क्या विधायक दोबारा से बदला जाएगा या नहीं, ये वाकई सवाल बना हुआ लगातार है। क्योंकि गिरीश चंद्र यादव वहां से 2017 में विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से और उसके बाद में उन्हें योगी सरकार में मंत्री भी बने, राज्य मंत्री हैं वो। तो ऐसे में उन्हें अपनी साख भी बचानी है। पिछले 5 साल में जो उन्होंने काम किया है उसका असर भी कहीं ना कहीं जनता पर होगा। काम किया नहीं किया, कितने उनके द्वारा जो विकास किया गया उससे जनता कितना खुश है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जौनपुर के मेडिकल कॉलेज, जो कि 2014 में बनाया गया था, लेकिन अभी तक वो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार नहीं है। हम जौनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में गए, वहां लोगों से मुलाकात की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जौनपुर का मेडिकल कॉलेज नजर आया। इसके अलावा सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें भी यहां पर खस्ता हाल कहीं ना कहीं नजर आती हैं। हालांकि बाहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो बाहरी क्षेत्र की सड़कें तो वाकई ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, हाईवे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जौनपुर के अंदर की जो सड़कें हैं, जो शहरी क्षेत्र या खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी सड़कें बेहद खस्ता हाल है। तो यह भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, तो ये बेहद ही अहम मुद्दे हैं
जिन पर इस बार बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप। प्रदीप, मऊ में अगर हम देखें तो 2017 में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था। इस बार समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। मऊ में उसने ऐसे धुआंधार अपने प्रत्याशी को उतारा है और कोशिश की है कि जो समीकरण पिछले बार बनाए थे बीजेपी ने, उसको किसी तरह तोड़ा जाए। देखिए, इस जैसा समाजवादी ने बनाया तो बीजेपी भी उस समीकरण में कहीं पीछे नहीं हटी। घोसी से विजय राजभर वोट को पाले में देखते हुए मैदान में उतारा। तो मधुबन में गवर्नर साहब के लड़के अर्थात बिहार के गवर्नर फागू चौहान के लड़के को उतारा, यानी रामविलास को उतारा। तो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग का दाव है वो भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है। अगर अखिलेश आगे चलना है तो उस गणित को बिगाड़ने के लिए बीजेपी भी लगी हुई है। अब जो मतदाता है, जो खास वोटर कहा जाता है, सदर में जब हम वोटरों से बात कर रहे थे तो जिन वोटरों को ज्ञान नहीं था कि कौन सा प्रत्याशी क्या होता है, वो मोदी को बताते थे। तो ये आम वोटर जो होते हैं, जो साइलेंट वोट कहा जाता है, वो बीजेपी का अंदर दबा हुआ है। तो बीजेपी भी अपने इंजीनियरिंग में कहीं किसी सीट पर चूक नहीं कर रही है। ठीक है, आसिफ भी जुड़े हैं गाजीपुर से। आसिफ, गाजीपुर में हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, अमित शाह गए, जेपी नड्डा गए। उन्होंने वहां पर गाजीपुर के जो अहम मुद्दे हैं उनको गिनाया और बताया कि कैसे यहां पर जो माफिया हैं वो एक्टिव थे। साथ ही उन्होंने पूरी कोशिश की कि दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी जनता ख्याल में ना लेकर आए। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं थी। समाजवादी पार्टी भी गाजीपुर पहुंची। अखिलेश यादव ने कई रैलियां की, कई जनसभाएं की, प्रचार प्रसार किया और कोशिश किया कि याद दिलाएं कि आखिर जनता किस चीज से परेशान चल रही है। सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर उन्होंने राहत देने की कोशिश की, अपने घोषणा पत्र को उन्होंने दोहराया। क्या ये सारी चीजें प्रभाव डालेंगी इस बार जनता पर? बिल्कुल बता दें, इस समय मौजूद जगनिया विधानसभा में जगनिया की सबसे हार्ड सीट मानी जाती है। यहाँ पे भी पीएम भी आए थे और यहाँ पे भी अखिलेश जी आए थे, जो कि जमनिया विधानसभा में दोनों लोग 4 तारीख को और 3 तारीख को आए थे, जो कि सबसे ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ अखिलेश भी थे और आए और जनसभा को संबोधित किया। यहाँ तक कि बाबा योगी आदित्यनाथ भी आए थे, जो सुनीता सिंह के पक्ष में वोट मांगने की अपील की थी। वहां पे बुलडोजर का बहुत ही मतलब 4 बुलडोजर रखी गई थी। वहां बुलडोजर का लोग देखते हुए लोगों की बहुत हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आसिफ, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलें। तो आसिफ को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े। एसके वाजपेयी, अभी कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं आजमगढ़ में? जो है बढ़ा है, चाहे हम सुबह 9 बजे से देखें, जहां 8.9% से जो मतदान है वो शुरू हुआ था। और अगर अभी हम ऑल ओवर की बात करेंगे तो 46.40% ऑल ओवर मतदान है, जिसमें अगर हम आजमगढ़ को देखेंगे तो 45.25% मतदान है, जो कि लगभग अगर हम बाकी जिलों को देख लें तो 50% सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो चंदौली जिले में है। और चंदौली के बाद जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ का है। तो निश्चित है कि लगातार मतदान प्रतिशत ठीक जा रहा है, चूंकि ये 3 बजे तक का है और जो 3 बजे मतदान प्रतिशत जारी होता है वो करीब आधे घंटे 45 मिनट पहले का होता है। तो निश्चित है कि जब अब 5 बजे का मतदान प्रतिशत आएगा तो संभवतः उम्मीद है कि 50 से 52%, 53% तक जाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ये मतदान प्रतिशत अगर हम पहले, दूसरे और तीसरे चरण की बात करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और अवध और बुंदेलखंड के जिलों तक चला था, उतना मतदान प्रतिशत जरूर नहीं जा रहा है। हालांकि अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे जो पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, तो लगातार मतदान प्रतिशत घटा है। अब अभी ये देखना है कि जो अभी प्रतिशत चल रहा है उसमें कितना इजाफा हो पाता है। हालांकि 47% अब तक हो चुका है और उम्मीद यही है कि अभी करीब 3 घंटे का वक्त है और साथ ही साथ में जो लोग लाइन में लगे होंगे वो देर शाम तक मतदान करेंगे। तो कितना आखिर ये बढ़े, ये प्रशासन की भी कोशिश है और लोगों को भी लगातार हर तरीके से अवेयर करने की कोशिश की गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी
साथ ही साथ में आयोग की तरफ से भी। लेकिन जो मतदान प्रतिशत पहले, दूसरे और तीसरे चरण में था, कहीं ना कहीं वो हमको पांचवें चरण से नहीं दिखाई दिया। जो अगर हम कहें कि 65% या 70% या उससे ऊपर, वो मतदान प्रतिशत जरूर तो नहीं दिख रहा, अगर हम चंदौली को छोड़ दें तो। जी, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल विधानसभा चुनाव में ये मुबारकपुर में 60% तक वोट डाले गए थे, जो कि सबसे ज्यादा थे। आजमगढ़ की कुल मिलाकर अगर सीटों में देखें तो सबसे ज्यादा मुबारकपुर में ही वोट डाले गए थे। इस बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 60 तक पूरे आजमगढ़ में ही पहुंचेगा परसेंटेज वोटर्स को देखकर? बिल्कुल, जो अभी तक का ट्रेंड है, चूंकि 47% मतदान जो है वो 3 बजे तक हुआ है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो 60% के आंकड़े को छू पाएगा। और बहुत अगर अच्छा भी रहता है इसके बाद अगर 3 घंटे में, तो बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि 55% या उससे ऊपर जाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि जिस एवरेज में मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। और जैसा कि मुबारकपुर की बात आप कह रही हैं, तो ये संभव है कि मुबारकपुर में मतदान प्रतिशत बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आजमगढ़ की बात करेंगे तो ये शहर का क्षेत्र है, और इससे मिली हुई जो विधानसभा निजामाबाद है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके का मतदान प्रतिशत है। उसके आगे अगर हम जाएंगे फूलपुर पवई, तो वहां पर धीरे धीरे मतदान प्रतिशत थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती हैं कि आखिर कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी तक अगर हम देखेंगे तो 47.50% ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहिए।